सिंधु घाटी सभ्यता उसी समय थी जब दुनिया में मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताएं फल फूल रही थी। प्राचीन समय में जो भी सभ्यताएं थी वो सभी नदियों के किनारे बसी हुई थी, क्योंकि किसी भी सभ्यता के विकास और जीवन यापन के लिए पानी सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। जैसे प्राचीन मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे बसी हुई थी। मेसोपोटामिया नाम की सभ्यता दजला फरात नदियों के बीच में फैली हुई थी। उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता अपनी अद्भुत इंजीनियरिंग, अच्छी तरह से नियोजित शहरों और ड्रेनेज सिस्टम के लिए हमेशा प्रेरणा और बहस का विषय बनी रहती है। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे मुख्य शहरों में से एक था और सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा इस शहर की खोज की गई थी, क्योंकि इस शहर से सबसे पहले इस सभ्यता के यूनिक आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले थे। इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि ये सभ्यता 8000 वर्ष से भी पुरानी है। ये सभ्यता 2500 से 1700 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन नाम के एक अंग्रेज ने भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से का दौरा किया और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ बातें बताईं, लेकिन चार्ल्स की इन बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया। इसके बाद जब 1856 में अंग्रेज लाहौर और कराची को जोड़ने के लिए एक रेलवे ट्रैक का निर्माण कर रहे थे, तो मजदूरों को अच्छी तरह से पकी हुई और एक ही आकार की बहुत सी ईंटें मिली। उस समय जॉन ब्रंटन नाम के एक ब्रिटिश इंजीनियर ने बताया कि उन्हें रेलवे ट्रैक के निर्माण के लिए उस जगह से कई पत्थर और एक आकार की ईंटें मिली थी। ये ईंटें पुराने खंडहरों की थी और अंग्रेजों ने इन्हीं मजबूत ईंटों से रेलवे ट्रैक का निर्माण किया। इसके बाद 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम नाम के एक अंग्रेज ऑफिसर ने पूरे हड़प्पा का निरीक्षण किया और वहां का एक मैप बनाया। दोस्तों, अलेक्जेंडर कनिंघम ही वो ऑफिसर थे जिन्होंने 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। फिर 1921 में सर जॉन ह्यूबर्ट मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी और दूसरे लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की और इस तरह से हमारे सामने आई भारतीय इतिहास की एक समृद्ध सभ्यता। इस समृद्ध सभ्यता और भारत में इसके ऐतिहासिक महत्व को समझते हुए अब भारत में बड़ी तेजी से इस सभ्यता की खोज होने लगी थी। भारत और पाकिस्तान जब आज़ाद हुए उससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 40 से 50 शहरों को डिस्कवर किया जा चुका था और आपको जानकर हैरानी होगी कि अब ये गिनती लगभग 1500 तक पहुंच चुकी है। इसमें से ज़्यादातर शहर भारत में पाए गए हैं, जिनकी संख्या 925 तक है। इसके अलावा पाकिस्तान में 575 और अफगानिस्तान में भी 2 शहरों को खोजा गया है। अब तक पाए गए नगरों के हिसाब से अगर देखें तो उत्तर में कश्मीर में हमें मिलेगा मांडा नाम का शहर। उसके बाद इस सभ्यता का सबसे दक्षिणी हिस्सा हमें महाराष्ट्र में मिलता है, दायमाबाद नाम के शहर के नाम से। पूर्व में उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर और पश्चिम में बलूचिस्तान का सुतकांगेंडोर। कुल मिलाकर ये सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा क्षेत्र में फैली हुई थी, जिसमें इसका उत्तर दक्षिण विस्तार 1400 किलोमीटर, वहीं पूर्व पश्चिम विस्तार 1600 किलोमीटर तक माना जाता है। अगर इसके साइज की तुलना हम दुनिया की किसी और ऐतिहासिक सभ्यता से करें तो मेसोपोटामिया और इजिप्ट की सभ्यताओं को मिलाकर भी हड़प्पा सभ्यता इससे 12 गुना बड़ी है। ये सभ्यता कब से कब तक फली फूली, इसके बारे में अलग अलग हिस्टोरियंस की अलग अलग राय है। सर जॉन मैसन ने बताया कि ये सभ्यता 3750 बीसी से 2750 बीसी के बीच विकसित हुई थी। वहीं जब इसकी कार्बन 14 डेटिंग की गई तो सर डीपी अग्रवाल ने इस सभ्यता का विकास 2300 से 1750 बीसी के बीच बताया, लेकिन ज़्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट इस सभ्यता का विकास 2500 से 1750 बीसी के बीच ही मानते हैं। वहीं अगर बात करें कि किसने इस सभ्यता को बसाया तो इसके बारे में भी कई मत सामने आते हैं। जहां एक तरफ भारतीय इतिहासकारों का मानना है कि इस सभ्यता को बसाने वाले इसी क्षेत्र के रहने वाले लोग थे, वहीं दूसरी तरफ विदेशी इतिहासकारों का मानना है कि इस सभ्यता को बसाने वाले सुमेरियन लोग थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता में काफ़ी समानताएं देखने को मिलती हैं। ये सभ्यता इतनी विकसित थी कि इसके जैसा सिटी प्लान आज के वक्त के विकसित शहरों में भी देखने को नहीं मिलता। इस सभ्यता के उत्खनन से पता चलता है कि यहाँ नगर 2 भागों, ऊपरी और निचले भाग से मिलकर बने होते थे। ऊपरी भाग दुर्ग होता था जिसमें बड़ी बड़ी इमारतें, राजकीय घराने, भंडार कक्ष आदि होते थे, जबकि निचले भागों में छोटे भवन बनाए जाते थे। बड़ी बड़ी सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी।
यहाँ पर नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई जाती थी और ऊपर से बंद होती थी। सदियों पहले बंद नालियों का कॉन्सेप्ट वाकई बहुत यूनिक और एडवांस था। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम भी काफ़ी बेहतर और एडवांस बनाया गया था। यहाँ घरों का निर्माण विन्यास ग्रिड पद्धति के आधार पर किया गया था। सभी घरों में भी अलग से स्नान घर बने होते थे। यहाँ पानी पाइपलाइन से नालियों में गिरता था। इसके अलावा सभी घरों में अनाज रखने के लिए भी कमरे अलग से होते थे। यहाँ घरों का बाहरी हिस्सा खुला होता था और बाहर की तरफ कुएं बने होते थे, जिससे आने जाने वाले लोग अपनी प्यास बुझा सकें। इन शहरों का प्लान वाकई बहुत एडवांस होता था। मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानघर भी प्राप्त हुआ है, जिसका प्रयोग अनुष्ठान आदि के समय किया जाता था। ये स्नानघर एक कुंड के किनारे पर हैं और यही सबसे कमाल और एडवांस चीज़ है जो हमें इसमें देखने को मिलती है। आज के समय पर भी हमारी कई पवित्र नदियां हैं जहां लोग स्नान अनुष्ठान आदि के लिए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर के किनारे स्नानघर हैं ही नहीं। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में ये सब पाया गया है। यहाँ न सिर्फ कुंड के किनारे स्नानघर हैं, बल्कि किसी भी स्नानघर का दरवाज़ा दूसरे की तरफ नहीं खुलता। सिंधु सभ्यता में फसलों को काटने के लिए पत्थर या तांबे की हंसियों का उपयोग होता था। यहाँ से कोई फावड़ा या फॉल नहीं मिला है। कालीबंगन की पूर्व हड़प्पा अवस्था में तो हल से खेती किए जाने के साक्ष्य मिले हैं। ये हल लकड़ी के बने हुए होते थे, जिसके निचले सिरे पर लकड़ी या तांबे की फॉल लगी होती थी। कालीबंगन में हल से बने निशानों से पता चलता है कि ये लोग एक साथ 2 फसलों की भी खेती करते थे, जो कि आज के टाइम में भी काफ़ी रेयर है। आधुनिक समय में भी कहीं कहीं के किसान अपने खेतों में एक साथ 2 फसलें उगाते हैं और इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कितने एडवांस थे। ना सिर्फ उनके रहन सहन बल्कि खेती का तरीका भी आज के लोगों जैसा एडवांस है। सिंधु घाटी की सभ्यता में मोहनजोदड़ो और बनावली से हल के मिट्टी के मॉडल प्राप्त हुए हैं। इसके बारे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि संभवतः जब अनाज का उत्पादन अधिक होने लगा तब बहुत से लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए सिर्फ अनाज उत्पादन पर निर्भर नहीं रहे और उन्होंने विभिन्न व्यवसाय अपनाकर अपनी इच्छा अनुसार विभिन्न शिल्पों में दक्षता प्राप्त की और ऐसा करके उन्होंने नई नई स्किल्स भी विकसित की। और जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि इस सभ्यता के अवशेषों में काफ़ी मजबूत ईंटें पाई गई थी, जिनका इस्तेमाल अंग्रेज़ों ने रेलवे ट्रैक्स बनाने में किया था। ये ईंटें ना सिर्फ काफ़ी मजबूत थी, बल्कि इनको जोड़कर चुनाई करने की एक ऐसी विधि ढूंढी गई थी जो आधुनिक इंग्लिश बॉन्ड से मेल खाती थी। मकानों की दीवारों की चुनाई के समय ईंटों को पहले लंबाई के आधार पर और बाद में चौड़ाई के आधार पर जोड़ा जाता है और इस तरीके को इंग्लिश बॉन्ड कहा जाता है। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती था। इसकी वजह से भी ये पूरा का पूरा नगर सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती का श्रेय भी सिंधु सभ्यता के लोगों को ही जाता है। इसीलिए यूनान के लोग कपास को सिंडन कहने लगे, जो सिंधु का ही यूनानी रूपांतर है। कपास के अलावा ये लोग गेहूं, जौ, चावल, ज्वार, बाजरा आदि की खेती भी किया करते थे। इनका मुख्य खाद्यान्न गेहूं और जौ थे। ये लोग आम, केले, अनार, अंजीर, नींबू आदि फल भी उगाते थे। वैसे तो हड़प्पा सभ्यता में भारत की एक प्रमुख फसल गन्ने की खेती के अवशेष अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स इस बात से इनकार भी नहीं करते हैं। उनका मानना है कि यहाँ गन्ने की खेती होती होगी, लेकिन हमें अभी तक उसके अवशेष नहीं मिल पाए हैं। ऐसा माना जाता है कि ये लोग अपने खाने को मीठा करने के लिए शहद का इस्तेमाल करते रहे होंगे। खेती के अलावा ये लोग पशुओं को भी पालते थे। ये लोग कुत्ता, मुर्गा, ऊंट, घोड़ों आदि को पाला करते थे। साथ ही ये लोग जंगली जानवरों और जलीय जीवों का शिकार भी किया करते थे। ऐसा भी नहीं था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिर्फ खेतीहर किसान थे और पशुपालन किया करते थे, बल्कि उन्हें लिपि का भी ज्ञान था। तरह तरह के अक्षरों और चिन्हों का प्रयोग करके ये लोग लिखना जानते थे, पर आज तक हम उनकी भाषा को डिकोड नहीं कर पाए हैं और इसी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता हमारे लिए रहस्य बनी हुई है। हम ये भी नहीं जानते कि इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ। हालांकि ज़्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि ये सभ्यता बाढ़ से ख़त्म हुई होगी, लेकिन कुछ का यह भी कहना है कि इतनी बड़ी सभ्यता बाढ़ से ख़त्म नहीं हो सकती। इसके पीछे कुछ और कारण भी रहे होंगे। अगर हम इनकी लिपि को डिकोड कर लेंगे तो शायद हम ये पता लगा पाएँ कि इस शहर को बसाने वाले लोग कौन थे और उनका पतन कैसे हुआ। ये सभ्यता इतिहास की सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक थी। यहाँ तक कि कुछ मामलों में आज भी हम उनसे पीछे नज़र आते हैं, जैसे कि सिटी प्लान, सामूहिक स्नान घरों के दरवाजे अलग दिशा में खुलना आदि।
ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।